विदेश में नौकरी करने का सपना था, बट वो सपना अधूरा ही रह गया क्योंकि इन कंपनीज ने मेरी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं की थी यार। अब बस सारी मोटिवेशनल वीडियोस को देखा और ऐसा बदला लिया कि अब मैं उन कंपनीज की मालिकिन हूँ। सुन, तूने म्यूचुअल फंड के थ्रू इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कोई मालिकिन नहीं है तू। लिसन, आई डोंट केयर कि मैं उस कंपनी की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ओनर बनूं। मुझे तो बस पैसों से मतलब है, बस मेरे पैसे ग्रो होने चाहिए। हेलो एवरीवन, दलाल स्ट्रीट से अगर वॉल स्ट्रीट तक का सफर करना है तो वीजा नहीं, इंटरनेशनल फंड्स चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। सो व्हाट आर इंटरनेशनल फंड्स? इंटरनेशनल फंड्स वो हैं जो अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल कंपनीज का एक्सपोजर लेते हैं। अब ये एक्सपोजर डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी, और हम बात करेंगे उन 4 तरीकों की जिससे इंटरनेशनल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज में। फर्स्ट है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। अब ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे इंटरनेशनल कंपनीज के स्टॉक्स में। सो एन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन दिस फंड एंड देन दिस फंड विल टेक एक्सपोजर इन इक्विटी फंड्स। फॉर एग्जांपल, निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड पोर्टफोलियो को देखिए, यहाँ पे यू कैन इजीली सी कंपनीज फ्रॉम यूएसए। अब दूसरा है फंड ऑफ फंड्स। ये फॉरेन के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देंगे और फिर वो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड इन्वेस्ट इन जेपी मॉर्गन फंड्स ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड। इसमें एडलवाइस के फंड ने इन्वेस्ट किया चाइना के एक म्यूचुअल फंड में टू टेक द एक्सपोजर ऑफ चाइनीज कंपनीज, एंड फिर जेपी मॉर्गन फंड्स ग्रेटर चाइना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उस कंट्री की कंपनीज में। ये थी उस फंड की टॉप होल्डिंग्स जैसे कि ताइवान सेमीकंडक्टर, टेंसेंट, एआईए एंड मेनी मोर। और ऐसे बन गए हम हिंदी चीनी भाई भाई। और दूसरी ओर ऐसे भी इंटरनेशनल फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं बल्कि बाहर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारी नावी नास्डैक 100 FOF। ये इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्को नास्डैक 100 ETF में, एंड देन इस ETF का पोर्टफोलियो देखो तो वो इन्वेस्टेड है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, टेस्ला जैसे कंपनीज में। सो बेसिकली इफ समवन इन्वेस्ट्स इन नावी नास्डैक 100 FOF, दे आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन दीज टॉप कंपनीज ऑफ द यूएसए। अब तीसरा है कि आप डायरेक्ट ही ETF में इन्वेस्ट कर दें, जैसे मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF जो बना है नास्डैक की टॉप 100 कंपनीज से। फोर्थ तरीका है, वन सेकेंड, ये क्या आवाज है यार? काउस को फिर से भूख लग गई, अभी तो फीड किया था। तो अब सुनो मेरे घर की कहानी कि मेरे पास है 4 काउस। अब इन चारों के लिए लोग देके जाते हैं मुझे कुछ पैसे जिससे कि मैं उनके लिए खरीदूं ग्रास। इन चारों के लिए जो पैसे आए थे उनको मैंने बनाया एक पूल और फिर उसमें से सबके लिए जो सबसे बढ़िया था वो खरीदा और फिर उन्हें फीड कर दिया। और ऐसे हुआ हमारे फीडर फंड का जन्म। जैसे मेरा बकेट है ना, वैसे है लेट्स से ये यूएस मास्टर फंड है, एंड हर कंट्रीज में है एक फीडर फंड। उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे किए और फिर इस बकेट में उर्फ यूएस मास्टर फंड को दिया, एंड देन दिस यूएस मास्टर फंड विल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड इक्विटीज ऑफ द कंपनी। एंड इसका एग्जांपल है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। ये रहे 4 तरीके जिससे मिलता है इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर। बट एक बात जान लो कि पूरी म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगी थी जिससे पूरे म्यूचुअल फंड में सनसनी छिड़ गई। क्यों? सेबी ने कुछ कहा था, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ओवरसीज सिक्योरिटीज में एक्सपोजर सिर्फ $7 बिलियन का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। और तब सारे म्यूचुअल फंड्स ने अपने आप को रोका और रुक गए। फिर जून में $7 बिलियन से कम का इन्वेस्टमेंट होने लगा, तब कुछ म्यूचुअल फंड्स ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर दी और कुछ ने नहीं। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सब देख लेना कि करना चाहिए या नहीं। उसके अलावा और खतरे भी हैं इसके साथ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है ना, एंड वी ऑल नो दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड द केयरफुली। इसलिए 2 चीजों का ध्यान रखो। और क्या? फर्स्टली, करेंसी रिस्क। अगर रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हुई एज कंपेयर टू द अदर फॉरेन करेंसी तो हुआ आपको रिस्क। अब जैसे रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई डॉलर के मुकाबले तो धक्का लगेगा अगर उसके फंड में इन्वेस्ट किया। सेकंड है मैक्रो फैक्टर्स। इस मायावी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर के चक्कर से यूरोप की बैंड बज गई, और अगर आपने भी यूरोप का फंड चूज किया होता तो आपको भी लगा होता जोर का झटका। थर्ड है एक्सपेंस रेशियो। ज्यादातर इंटरनेशनल फंड्स डायरेक्टली स्टॉक्स की जगह दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि फिर लगता है डबल एक्सपेंस रेशियो का झटका, और इस वजह से हो जाता
जाता है हम बेचारों का रिटर्न कम। वो बट वन सेकेंड, इसे सेबी रेगुलेट करता है या फिर कोई फॉरेन चाचा? डूड, सेबी ही करता है। बट अब बात आती है कि ये फॉरेन फंड्स में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है भी या फिर नहीं, और अगर मैं करूं तो मुझे परदेसी मत बोल देना, दिल से मैं हिंदुस्तानी ही हूँ। है तो बहुत सारे फायदे, बट जो मेजर हैं वो दो हैं। उसमें से एक है डाइवर्सिफिकेशन। ऑब्वियसली व्हेन यू आर एक्सपोज टू फॉरेन मार्केट्स यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट मार्केट्स। हर टाइम एक कंट्री विनर नहीं होती, उसके फर्स्ट रैंकर्स बदलते रहते हैं। सेकंड इज हेज अगेंस्ट रुपी डेप्रिसिएशन। अब मान लो आपने लगाया पैसा किसी यूएस फंड में, अब उन कंपनीज की वैल्यू तो बढ़ेगी ही, पर साथ ही साथ डॉलर अप्रिशिएट हुआ तो आपका पैसा भी चांद छू गया। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 1999 को डॉलर की वैल्यू थी 43.5 एंड 3 अक्टूबर को है 81.76, तो करेंसी ही डबल हो गई। सो इसमें एक तीर से दो निशाने लगते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द टॉप इंटरनेशनल फंड्स बेस्ड ऑन देयर 5 year CAGR returns. The first fund that we are going to talk about is Nippon India US Equity Opportunities Funds. As you can see, the fund has given around 12.11% of CAGR returns over the period of 5 years. That means if you had done SIP in this fund for the last 5 years, you would have accumulated rupees 3,57,780. Now let's look at some of the historical returns of this fund. As you can see on the screen, the equity portion is having significant allocation of 97.3%. Here is the sector-wise fund allocation of this fund on your screen. Now, let's have a look at some of the key ratios for a better analysis of this fund. The second fund that we're going to talk about is DSP World Mining Fund. As you can see, the fund has given around 12.12% of CAGR returns over the period of 5 years. That means if you had done SIP in this fund for the last 5 years, you would have accumulated rupees 3,97,031. Now, let's look at some of the historical returns of this fund. As you can see on your screen, the equity portion is having a significant allocation of 99.8%. Here is the sector-wise fund allocation of this fund on your screen. Now, let's have a look at some of the key ratios for a better analysis of this fund. The third fund that we are going to talk about is DSP US Flexible Equity Fund. As you can see, the fund has given around 12.9% of CAGR returns over the past period of 5 years. That means if you had done SIP in this fund for the last 5 years, you would have accumulated rupees 3,92,644. Now, let's look at some of the historical returns of this fund. As you can see on your screen, the equity portion is having a significant allocation of 99%. Here is the sector-wise fund allocation of this fund on your screen. Let's have a look at some of the key ratios for a better analysis of this fund. Fourth fund that we are going to talk about is ICICI Prudential US Blue Chip Equity Fund. As you can see, the fund has given around 13.97% of CAGR returns over the period of 5 years. That means if you had done SIP in this fund for the last 5 years, you would have accumulated rupees 3,88,568. Now, let's look at some of the historical returns of this fund. As you can see on your screen, the equity portion is having a significant allocation of 98.4%. Here is the sector-wise fund allocation of this fund on your screen. Now, let's have a look at some of the key ratios for a better analysis of this fund. And the last fund on our list is Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF. As you can see, the fund has given around 18.41% of CAGR returns over the period of 5 years. Now, let's look at some of the historical returns of this fund. Now, let's have a look at some of the key fundamentals for a better analysis of this fund. Lastly, let's talk about taxation. अब होता तो पैसा इन्वेस्ट इक्विटी में है, पर इन इंटरनेशनल फंड्स पे लगता है टैक्स डेट फंड वाला। तो 3 साल से पहले बेचा और मुनाफा कमाया तो हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लगेगा इस पे टैक्स आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। और 3 साल के बाद बेचा तो हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड टैक्स लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो बस आज के लिए इतना ही था, और जाते जाते एक बार कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। 4 ways through which international funds invests. Number 2, its risk, its advantages, top 5 international funds, and taxation. Hope you learned a lot from this video. Till then, happy investing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.